नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एसएसबी के द्वारा प्रशिक्षित किए गए राज्य के गुरिल्ला स्वयं सेवकों की समस्याओं को सुना। विभिन्न जनपदों से गुरिल्ला स्वयं सेवक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयं सेवकों को आजीविका से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुरिल्ला स्वयं सेवकों की जिन समस्याओं का तुरंत समाधान हो सकता है उनको तुरंत किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार से भी गुरिल्ला प्रशिक्षकों के लिए मदद के प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हार की वजह बताई है। उन्होंने इसका दोष ईवीएम में गड़बड़ी पर लगाया है। साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरा भरोसा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। समाचार चैनलों के सर्वे कांग्रेस के पक्ष में होने के बाद भी विपरीत परिणाम आए हैं, जो कि चौंकाने वाले हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का मैजिक ईवीएम पर है, जिसके कारण 3 राज्यों में उन्हें प्रचंड जीत मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा प्रचार प्रसार में जुट गई है। कई कांग्रेस और बीजेपी नेता अपनी दावेदारी 5 लोकसभा में करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार से लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। कांग्रेस को संगठन पर मजबूत रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ 5 लोकसभा सीटों में से 3 में कांग्रेस की हवा की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव के विषय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां के विभिन्न जो सम्मेलन हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी है। सर, अगर बात की जाए, कांग्रेस जिस तरह से जिला सम्मेलन अभी कर रही है, जितने प्रयास कर रही है, क्या वो पूरे हैं लोकसभा के लिए तैयारी जो चल रही है? देखिए, मैं सोचता हूँ कि जो मैंने महसूस किया राजस्थान में, मैं कोऑर्डिनेटर था राजस्थान का, और मैंने जो फील्ड में महसूस किया वहाँ सरकार के खिलाफ नहीं था माहौल, गहलोत जी के प्रति बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन मैंने जो महसूस किया कि नीचे संगठन स्तर पर कांग्रेस कहीं न कहीं कमज़ोर मुझे दिखाई दी। तो मैं सोचता हूँ कि जो अगर हमारी पार्टी जिला स्तर पर सम्मेलन कर रही है, ब्लॉक लेवल पर सम्मेलन कर रही है, तो ये पार्टी के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो राष्ट्रीय नेता हैं वो केवल बड़ी जनसभाएं कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, जिस तरह राहुल गांधी ने यात्रा की है। लेकिन उस हवा को पोलिंग बूथ में बदलने के लिए, मतपत्र में बदलने के लिए आवश्यक है कि हम संगठन, हमारा ब्लॉक लेवल पर, ग्राम सभा लेवल पर हमारा संगठन मजबूत हो। अगर संगठन मजबूत नहीं है तो कई बार हवा होने के बावजूद भी, माहौल होने के बावजूद भी, जैसे 2022 में माहौल था लेकिन हम अपनी कमियों के कारण हार गए। जनता नहीं हराना चाहती थी, लेकिन हमारी तैयारी उस रूप में नहीं थी। हमने जमीनी लेवल पर तैयारी नहीं की, माहौल जनता का हमारे पक्ष में था। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को भी 4-5 महीने, इन 4-5 महीने में हम अपनी ब्लॉक संगठन को, जिला संगठन को, प्रदेश संगठन को, हमारी पार्टी जितना ज़्यादा सक्रिय करेगी, जितना ज़्यादा हम उसको जोड़ेंगे, पूर्व सैनिक हैं, रिटायर कर्मचारी हैं, उनको जोड़ें, यूथ को जोड़ें, महिलाएं अभी हमारे जो विशेषकर मैंने महसूस किया है कि महिलाएं अभी हमारे साथ जिस तरह जोड़ना चाहिए हमको महिलाओं को, उस तरह हम महिलाओं को अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं। तो महिलाओं को भी हमें जोड़ना है, जिससे हमारा क्योंकि 50% वोटर महिला हैं। अब वो जमाना गया कि जब हम कहते थे कि भाई घर का बेटा, पुरुष जो बात करेगा तो महिलाएं उसी को वोट दे देंगी। अब महिलाएं खुद भी कई बार, पति किसी को वोट देता है, वाइफ किसी को देती है, माँ किसी और को देती है। तो इसलिए जैसा देश वैसा भेष। तो इसलिए हमें महिलाओं को भी अपने संगठन के साथ सक्रिय करना पड़ेगा। उनको भी क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो संगठन है उस कांग्रेस का, उसे मजबूत करने की बहुत जरूरत है अभी फिलहाल? मैं सोचता हूँ इस समय बहुत जरूरत है,
क्योंकि हम कोई ऐसी हवा नहीं है कांग्रेस पक्ष में। देखिए, अगर हवा होती है, बड़ी हवा होती है, आंधी होती है, तो फिर संगठन हो ना हो, जैसे अब माना 77 में जनता पार्टी आई, तो संगठन थोड़ी था जनता पार्टी का, हवा बनी कांग्रेस के खिलाफ। 80 में जनता पार्टी के खिलाफ हवा बनी, कांग्रेस आ गई। 91 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में हवा बनी, भाजपा का संगठन उतना मजबूत नहीं था उस समय तक, भाजपा आ गई। तो 2004 में कांग्रेस के पक्ष में हवा बनी तो कांग्रेस आ गई। 9 में कांग्रेस पक्ष में हवा बनी तो कांग्रेस आ गई। तो मैं सोचता हूं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां हों, बहुत हवा ना हो, आंधी ना हो, उस समय आप तभी मुकाबला कर सकते हैं जब आपका संगठन मजबूत हो। 5 सीटों में क्या लग रहा है कि कौन सी आवाज किस तरफ चल रही है, भाजपा की तरफ या कांग्रेस? देखिए, जो आज स्थिति है, अभी चुनाव आते तक न जाने क्या स्थिति बनेगी, लेकिन हम कुछ सीटें हैं जहां हम बहुत अच्छी स्थिति में, थोड़ा सा सूझबूझ, थोड़ा मेहनत, सब मिलके काम करेंगे तो हम 3 सीट ऐसी हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर जो 2 सीटें मैं नाम नहीं लूँगा, उन सीट पर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होगा। लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जो हम जीत सकते हैं। देखिए, मैं कहूँ नहीं हम 5 सीट जीत जाएंगे तो ये ख्वाबी पला होगा। वर्तमान चुनाव आते आते हो सकता है कल माहौल एकदम परिवर्तन हो जाए, लेकिन जो आज के हालात हैं, आज हम 3 सीटें मुकाबले में रहेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग अब जोर नहीं डाल सकता। साथ ही आदेशों का कड़ाई से पालन हो रहा है, ये भी सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए गए। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से सीएम ने और सचिव ने आदेश जारी किए हैं, तमाम जो कार्रवाई है उनको समय से करने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्या है पूरी जानकारी? शायद संपर्क हमारा टूट चुका है, एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि डोमिसाइल बनाने की अब बाध्यता नहीं होगी। तमाम चीज़ों को लेकर सचिव ने आदेश जारी किए हैं और उसको लेकर निर्देश का पालन करने की भी अधिकारियों को और कर्मचारियों को हिदायत दी गई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदेशों का पालन कड़ाई से करने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि अधिकारी इस आदेश का पूर्णतया पालन करें। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सचिव की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की अब बाध्यता नहीं होगी और ऐसे में अधिकारियों को, सचिव को आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए गए हैं, क्या है पूरी जानकारी? राज्य में इस समय मूल निवास के जो निवास थी उसको लेकर एक सामाजिक संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन का विभिन्न यहाँ पर छेड़ा गया था, जिस पर सीधे तौर पर जो राज्य सरकार के जो नियम थे मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर, उन नियमों को सख्त करने की मांग यहाँ तक की जा रही। तो इसको देखते हुए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए गए कि राज्य में किसी भी प्रकार कह सकते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के बाद कोई भी अस्थायी, ये कह सकते हैं जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र था उसकी अनिवार्यता को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। राज्य ये कह सकते हैं कि लोग सीधे तौर पर इस बात की मांग यहाँ पर उठा रहे थे कि मूल निवास बनने के बाद जो अस्थायी प्रमाण पत्र बनाने की जो अनिवार्यता यहाँ पर दी गई थी, उसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को कई ये कह सकते हैं जो सरकारी दफ्तर थे उनके चक्कर यहाँ पे काटने पड़ते थे, उसमें समय और ये सारी दोनों चीजों का यहाँ पर व्यर्थ होता था। इसलिए लोगों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। दूसरी तरफ यह समझा जा सकता है कि जो सामाजिक संगठनों के तौर पे आगामी दिनों में इस मांग को लेकर देहरादून में एक जन आक्रोश रैली निकालने का जो आह्वान भी किया गया था, उसके जवाब में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की त्वरित कार्रवाई है, जिस पर शासन के अधिकारियों को
तो गति से इम्प्लीमेंट करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। और इसके बाद अब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद पूरे प्रदेश भर में जो मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो बाध्यता को जिस तरह से समाप्त कर दिया गया है, अधिकारियों को भी इस बाबत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कब से ये नियम लागू होगा और इससे क्या लाभ मिलेगा वहां पे स्थानीय जो लोग हैं? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद इसे आज से ही शासन के अधिकारियों को इम्प्लीमेंट इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया, जिसमें बाकायदा शासन की तरफ से आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए। और समझा जा सकता है कि जनपदों में इस आदेश को सभी जनपदों में सर्कुलेट यहाँ पर कर दिया गया है। आगामी दिवसों में जो भी कार्य दिवस यहाँ पर होंगे उन कार्य दिवसों से इसे ज्यादातर समझा जाएगा। और अब स्थानीय जनता को सबसे बड़ा लाभ यह है कि मूल निवास ही उनकी एक पहचान यहाँ पर होगी। उसके बाद किसी भी प्रकार से जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो बाध्यता थी उस बाध्यता से अब वो सभी लोग मुक्त हो गए। ये कह सकते हैं कि सभी लोगों को एक राहत की सांस यहाँ पर ली होगी। जो आम जनता इस समय कह सकते हैं कि लोगों के जो जरूरी जो प्रमाण पत्र होते थे, जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की जो बाध्यता थी वो समाप्त हो गई है। जी अबे इसके अलावा जिस तरह से अब डोमिसाइल नहीं बनवाना होगा, तो मूल निवास की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, क्या वही प्रमाण पत्र तमाम सरकारी कामों में भी काम आएगा? उसके लिए अलग से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी? जी बिल्कुल, अब ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस राहत भरी खबर के बाद, राहत भरी निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश भर में आम जनता ने बड़ी राहत की सांस यहाँ पर ली है। और अब किसी भी प्रकार से चाहे वो छात्र हो, युवक हो, तो उन्हें सिर्फ उनका जो पहचान, उनकी जो प्रमाण पत्रता की जो बाध्यता थी अस्थायी निवास बनाने की, वो समाप्त हो गया। मूल निवास प्रमाण पत्र ही उनका राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होगा। और यही सर्टिफिकेट पूरे सभी जगह यहाँ पर पालन में लाया जाएगा। इसे ही मान्य यहाँ पर समझा जाएगा। जी बिल्कुल, अब इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम ने सचिव को आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना बाध्यता नहीं होगा। भू कानून और मूल निवास की बढ़ती मांग को लेकर जहां सामाजिक संगठन अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को उम्मीद है कि धामी सरकार इस मुद्दे पर भी जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेकर जनता के हितों को संरक्षित करने का काम करेगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक की माने तो राज्य में जनता को जनहित के मुद्दे पर बरगलाने का काम विपक्षी पार्टी करती है, जबकि बीजेपी हमेशा जनहित के लिए और जनता के विकास के लिए काम करती है। देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करा है और वो करती चली आ रही है और धरातल पर करती चली आ रही है। भू कानून की जहां तक बात है कि हमारी सरकार हर विषयों को लेकर हमेशा से गंभीर रही है, तो अगर इस विषय को भी देखेगी और इस विषय को देखकर जो सही एक्शन होगा वो पूरी तरीके से लेगी, क्योंकि जनता को भटकाना हमारे स्वभाव में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो उचित रहेगा वो कार्य हमारी सरकार अवश्य करेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजपुर रोड स्थित मंथन सभागार में मसूरी में आयोजित होने वाली मसूरी विंटर लाइन कार्निवल से जुड़े कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने विंटर लाइन कार्निवल को भव्य रूप देने तथा आयोजन से जुड़े अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर दिशा निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विंटर लाइन कार्निवल के दौरान मॉल रोड में सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया जाए, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। मंत्री ने 27 से 30 दिसंबर तक मसूरी में आयोजित किए जाने वाले मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को भव्य रूप में आयोजित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जो मसूरी में इस सीजन का आकर्षण का एक केंद्र होता है, उसकी एक बैठक आज मेरे द्वारा सुबह दी गई थी। और क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोग्राम करने से एक निरस्ता आ जाती है और उसको इतना बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, इस बार हमने 27, 28, 29, 30 4 दिन उसके लिए तय किए हैं। और हमने कोशिश की है कि जो हमारी लोकल संस्कृति है, हमारे लोकल कलाकार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। क्योंकि मैं जब बाहर प्रदेशों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ बम्बई या दिल्ली से किसी को न बुलाकर वो अपने स्थानीय कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो हमने इस बार इसको एश्योर किया है।
हरकी पौड़ी के पास गंगा किनारे कांग्रेस का आजादी से भी पहले का कार्यालय खाली होना कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को एक बार फिर से सड़क पर ले आया है। कांग्रेसी नेता ही इसके लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हुए हैं। जहां मौजूदा महानगर अध्यक्ष इसके लिए पूर्व महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो वही महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और पूर्व के पदाधिकारियों ने इस मामले को लेकर देरी की है। ने जो काले जिसने छीना जो कुछ किया होगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मतलब जो वर्तमान सरकार है, ये आपको पता है कि कई तंत्र और मंत्रों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि ये हमारे लिए भी एक शुभ संकेत है कि ये इस प्रकार से जो ये तंत्र मंत्र अपने मजबूत करते हैं, इस वजह से तो कम से कम हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, हमारे मेन कमेटी के लोग हैं, सब एकजुट तो हो जाएंगे आगे लड़ने के लिए। राज्य को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए मुख्य सचिव एसएस संधू ने 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नगर निगम देहरादून में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू की गई हैं। इसका एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही नगर आयुक्त ने इसको लेकर कहा है कि शहर में इस समय 80 ऐसी जगह हैं जहां पर डस्टबिन है, जिनको हटाए जाने की शुरुआत की जानी है। इसके लिए विकल्प को लेकर 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान किया जाएगा। निर्देशित किया गया है कि हमको 15 दिन में उत्तराखंड को डस्टबिन फ्री करना है। उसके क्रम में देहरादून शहर को भी डस्टबिन फ्री किया जाना है। इसके लिए हमको एक्शन प्लान तैयार करना है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन में हम एक्शन प्लान तैयार कर लेंगे। हमारी लगभग 80 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर अभी डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है, सार्वजनिक डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है। हम इनको फेज वाइज मैनर में उन स्थानों से हटा देंगे और उसकी अल्टरनेट व्यवस्था के तौर पर अपना जो सोर्स सेग्रीगेशन है, हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है, उसको मजबूत करेंगे। उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की जा रही है। लोगों में बिहेवियर एस्पेक्ट को भी हमेशा की तरह उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। देहरादून में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर उसे खुर्द-बुर्द करने के मामले में पकड़े गए 7 अभियुक्तों को न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। इस पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा है कि फर्जी रजिस्ट्री मामले में सुसंगत धाराओं में 13 अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज किया गया और चार्जशीट दर्ज की गई है। लेकिन आगे इस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो इसमें मालूम हुआ कि जमीन के दस्तावेजी साक्ष्यों से छेड़खानी की बात सामने आई है। इसके बाद आगे जांच के आदेश दिए गए हैं। 13 अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों पर अन्य सुसंगत धाराओं में चार्जशीट की गई है। उनको न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। मुकदमा दर्ज था फर्जी रजिस्ट्री करके घोटाला करने का, जिसमें डकैती का मुकदमा और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज था और इसमें पूर्व में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट गई थी। लेकिन चूंकि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया फर्जी रजिस्ट्री घोटाले का और इसमें दस्तावेजी साक्ष्यों से छेड़छाड़ की बात प्रमाणित हुई, इस मुकदमे में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए और उसमें जो 13 में से 7 अभियुक्त हैं उन पर अन्य धाराओं में, जैसे पहले हल्की धाराओं में इसमें चार्जशीट था, तो इसमें अन्य धाराओं में सुसंगत धाराओं में इसका चार्जशीट करके इसका न्यायिक रिमांड किए इसमें न्यायालय से लिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को राजस्व परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आईएएस आनंद वर्धन के पास अपर मुख्य सचिव वित्त, जलागम आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास और श्री नगर विकास प्राधिकरण, कृषि उत्पादन आयुक्त, मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम अवस्थापना विकास आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की माने तो सरकार और विभाग दोनों ही सतर्क हैं और जनता से सावधानी बरतने की अपील की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कल सभी सीएमओ के साथ स्वास्थ्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। तैयारियों की समीक्षा होगी। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल के ऊपर एक निजी अखबार ने आरोप लगाए हैं कि अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहीं एक गर्भवती महिला की फाइल तैयार करने में अस्पताल को 3 घंटे का वक्त लग गया। अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने इस आरोप को पूरी तरह से निराधार बताया है। अनुराग अग्रवाल के अनुसार किसी भी मरीज की फाइल बनने में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है। साथ ही अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यदि कोई ऐसा मामला सामने आया है तो वो तत्काल रूप से इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। हाँ देखिए, इसमें पहले मैं किसी भी जवाब देने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। हमारा दून अस्पताल एक बढ़ता हुआ अस्पताल है, जिसमें आपने देखा कि ये
2 नई बिल्डिंग, एक ओपीडी बिल्डिंग और एक न्यू इमरजेंसी ओटी बिल्डिंग सामने आपके आई हैं। इसके अलावा जो पुराना गायनी अस्पताल था उसको तोड़ा भी गया है और बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर वो एक बहुत ही अच्छा 550 बेड की 9 मंजिला बिल्डिंग हमारे सामने आ जाएगी, जिससे मरीजों की सुविधाएं बहुत बढ़ जाएंगी। इस बीच में कुछ अव्यवस्था का होना एक हम लोग के लिए है, लेकिन इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश पूरी करते हैं कि असुविधा ना हो। तो ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग में गायनी की इमरजेंसी भी चलती है। पौड़ी के पांग गांव में कुछ दिनों से एक मानसिक बीमार व्यक्ति ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसको ग्रामीणों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पकड़ लिया है। जानकारी देते हुए कोतवाल गोविंद कुमार ने बताया कि पांग गांव के पास जंगल और खेतों में मानसिक व्यक्ति मुकेश कुमार रह रहा है, जिसका गांव में घूम घूर कर ग्रामीणों पर पत्थर मारा, स्कूल, मंदिर, घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचाने के साथ राशन इत्यादि खा जाने की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने बताया कि मामले में आज ग्रामीणों, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिस विभाग ने विक्षिप्त व्यक्ति को पकड़ लिया है। बता दें कि व्यक्ति को देहरादून मानसिक रोग चिकित्सालय भेजने की कवायद की जा रही है। रामनगर में किन्नर समाज की गुरु याना खाना ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। याना खान ने बताया है कि 12 दिसंबर की रात को कुछ अज्ञात लोग उनके घर में घुस गए और गाली गलौज करने के साथ ही अभद्रता भी की। उन्होंने बताया कि बदमाशों के द्वारा की जा रही इस घटना से उनको और उनके साथ रहने वाले अन्य किन्नरों को जान माल का खतरा बना हुआ है। उन्होंने पुलिस से इस पूरे मामले में कार्रवाई और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। मामला ये सर, हम किन्नर समाज से, मैं याना खान यहाँ के सोशल वर्कर भी हूँ, समाज सेविका भी हूँ। एक हफ्ते में 2 बार मेरे घर में बदमाश घुस चुके। पहले 12 तारीख के दिन रात में 2 बजे आए थे, जिसके गवाह मेरे पड़ोसी भी है। और वही उसी दिन आके मैंने यहाँ पे एक तहरीर देकर गई थी दयाल सर को। और उसके बाद आज रात में फिर 2 बजे वही 2-3 बदमाश घुसते, शोर शराबा करते, गाली गलौज करके यहाँ से जाते। वही उसी के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ कि मुझे रामनगर में अपने जान माल का खतरा है। और मैं तो चाहती हूँ कि मुझे रामनगर के प्रशासन और मेरा मीडिया मुझे पूरी सपोर्ट करे और मुझे अपना वक्त दिलाए। मुझे नहीं पता कौन है, कोई ना कोई तो होगा। मैं 5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, कभी ऐसा कुछ नहीं। अचानक 8 दिन में 2 बार मेरे पे हमला करने की कोशिश की है। मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल की गई है, जिसके चलते रुड़की में भी बीएसएम चौक पर एसोसिएशन से जुड़े सैकड़ों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल का प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान एसोसिएशन के नगर अध्यक्ष अमित कुमार पाल ने कहा है कि हमारी केंद्रीय सरकार से कुछ मांगे हैं, जिसको लेकर आज हड़ताल की गई। उन्होंने कहा कि हम अपना कार्य करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन है जो कि एमआर एसोसिएशन होती है, मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन। ये रुड़की यूनिट से है सर हम लोग। तो हमारी कुछ मांगे हैं सर केंद्र से, जो क्योंकि हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें बहुत सारी इससे रुकावटें आ रही हैं। हमारी जो पहली मांग है केंद्र सरकार से है, ये सारी मांगे केंद्र सरकार से है, लेकिन पहली मांग ये है कंडीशन ऑफ सर्विस। ये सर एक्ट है 1976 एक्ट है ये हमारी। इसमें क्या है, जो हमारी सर्विस की कंडीशन है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि हमारे ऊपर से बहुत सारे नुमाइंदे छोड़ दिए गए हैं। जैसे जीपीएस होता है, इंटरनेट होता है, हम जहां वर्क करते हैं, जैसे वर्क करते हैं, कितनी देर वर्क करते हैं, यानी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है। इससे हमारे सिस्टम में जो कंपनी है वो घुस चुकी है। कंपनी क्या कर रही है, हमारे सिस्टम में हम अपने मोबाइल्स में क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, सारी प्राइवेसी हमारी उस एप्लीकेशन के द्वारा लीकेज हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।